Coming to the fifth part of this chapter, let's study about the electrocardiograph. तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये एक तरीके की मशीन है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए। ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की, एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहाँ पर जाएंगे? ईसीजी में। तो ईसीजी क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। एक स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है मशीन से, जिसमें उसको तीन इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट किया जाता है। हर एक वो दोनों रिस्ट पर लगाई जाती है और एक लेफ़्ट एंकल पर लगाई जाती है, जो कॉन्टीन्यूसली हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती रहती है। हार्ट के फंक्शन को डिटेल इवेलुएट करने के लिए मल्टीपल लेड्स का भी चेस्ट रीजन पर अटैच कर दिया जाता है। मल्टीपल लेड्स को चेस्ट रीजन पर अटैच कर दिया जाता है। सिर्फ हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करने वाले हैं। तो हर एक पीक जो होती है ईसीजी में वो फ्रॉम लेटर पी टू टी से रिप्रेजेंट की जाती है, जो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, करस्पॉन्ड्स करती है। पी वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर आर्टरिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? आर्टरिया के डीपोलराइजेशन को, जिससे क्या होगा? दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यू के बाद स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और मार्क करता है सिस्टोल की बिगिनिंग को। ठीक है। टी वेव की बात करें तो ये वेंट्रिकल जो एक्साइटेड हुए थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उसको दोबारा से एक्साइटेड से कहाँ लेके आएगा? नॉर्मल। दैट मीन्स टी वेव रिप्रेजेंट करता है जब वेंट्रिकल एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट में आते हैं, दैट मीन्स रिपोलराइजेशन। और टी वेव के एंड मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल। जहाँ पर टी वेव ख़त्म हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा? सिस्टोल का एंड। तो पी वेव क्या करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। क्यूआरएस क्या करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल and the T wave represent the ventricle from the excited to normal state, that is repolarization। और and T wave का क्या represent करता है? end of systole। ऑब्वियसली अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट किया जाए और फिर इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट करके किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट बीट रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है। क्योंकि ईसीजी जो ईसीजी ऑब्टेन होगी अलग अलग इंडिविजुअल से, उनका रफली सेम शेप होती है फॉर अ गिवन लीड कन्फिगरेशन। अगर कोई भी डेविएशन इस शेप में कोई भी डेविएशन आता है इसकी शेप में, तो क्या होगा? कोई डिसीज़ या फिर एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस है। तो इस वजह से इसकी काफ़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है। पी वेव क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को, दैट मीन्स डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया, वेयर एज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। T wave represent the return of the ventricle from the excited to the normal state, repolarization। जब T wave का end होगा तो वो क्या करता है? सिस्टोल का end कर देता है। That means end of the systole is marked by the T wave। बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड होता है वो एक फिक्स्ड रूट के थ्रू फ्लो होता है, ब्लड वेसल के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। बेसिकली हर एक आर्टरी और वेन्स के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे इनर वाली जो होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम होती है, जिसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। मिडिल लेयर होती है मस्कुलरिस होगी, दैट मीन्स उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगी और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होंगे, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और उसके साथ में क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर, जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होती है इन केस ऑफ वेन्स एज कम्पेयर टू द आर्टरी। वेन्स में क्या होती है? ये ट्यूनिका मीडिया जो बीच वाले लेयर है वो कंपैरेटिवली थिन होती है। ब्लड डबल सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लो करता है एक फिक्स रूट के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स। बेसिकली हर एक आर्टरी और वेन्स 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, दोनों ही, आर्टरी भी और वेन्स भी। ठीक है। सबसे अंदर वाली को क्या कहते हैं? स्क्वेमस एंडोथेलियम कहते हैं, जिसका नाम होता है ट्यूनिका इंटीमा।
मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर की होती है, ट्यूनिका मीडिया, और एक एक्सटर्नल लेयर होती है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलाजन फाइबर, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया इन केस ऑफ वेन इज कंपेरेटिवली थिन। जैसा ऊपर मेंशन किया गया है, जो ब्लड पंप्ड होता है राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू, वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जहाँ से वो कहाँ चला जाए फिर क्या हुआ, वहीं पर अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो ब्लड पंप करता है इनटू द आउटा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंट्री, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये कहाँ से लंग्स में पहुँचाने आया इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कहाँ से पास कराएगा, इसको पहले पल्मोनरी आर्टरी में डालेगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही होगी, लंग्स में जा रही होगी। वहीं बात करें हम लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, आओर्टा में, आओर्टा से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। बात करते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, वो लंग्स में पास होता है, जहाँ से वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट आर्टरी में आ जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी में है वो कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू, कहाँ पर, लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर। जो पाथवे है जहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लंग्स और हार्ट से हो रहा है कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके को जो सर्कुलेशन है इसको क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। Oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissue from where deoxygenated blood is collected by a system of venules. Oxygenated blood जो aorta के अंदर एंट्री ले रहा है, फिर उसको फर्दर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउटर के अंदर एंट्री ले रहा है वो फिर कहाँ पर चला जाएगा, आर्टरीज, आर्टीरियोल और कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू तक पहुँच जाएगा, ठीक है। जहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स का नेटवर्क होता है उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, वेन्स में और वेना कावा के अंदर, और फिर कहाँ चला जाएगा, राइट आर्टरियम के अंदर। ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो नीचे वाला सर्कुलेशन, जहाँ पे नीचे नहीं कहेंगे, जिसके अंदर कैपिलरीज और आर्टरीज का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंसेस टिश्यू में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंस एलिमिनेशन के लिए ले जाते हैं। कौन, सिस्टमिक सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू तक पहुँचाते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस का वहाँ से एलिमिनेशन करा देता है। एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, इसको क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच में होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है कहाँ से, इंटेस्टाइन से, कहाँ पे लेके जाएगी, लीवर में, बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जाकर वो सबसे पहले इंटेस्टाइन से ब्लड कहाँ जा रहा होगा, लीवर के अंदर जा रहा होगा। हिपैटिक पोर्टल वेन ये इस काम को करती है। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ब्लड वेसल का प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्सक्लूसिवली ब्लड का सर्कुलेशन कराता है टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्क्यूलेचर। Now coming to the next heading, regulation of the cardiac activity. कार्डियक एक्टिविटी का किस तरीके से रेगुलेशन होता है। अगर बात करते हैं हम हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ की, तो वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट की जाती है। ये क्या होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है या फिर मायोजेनिक होता है। तो ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू, हैज़ द हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक। नॉर्मल एक्टिविटीज़ हार्ट की इंट्रिंसिकली रेगुलेट हुई रहती है, दैट मीन्स ऑटो रेगुलेटेड होती है। उसके अंदर नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसका रेगुलेशन कराती हैं।
खुद के अंदर। इसी वजह से क्या कहते हैं हार्ट को, मायोजेनिक। एक स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है जो कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। किसके थ्रू? ANS के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल जो सिंपैथेटिक नर्व से पास हो रहे होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरीके से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। कहाँ से? सिंपैथेटिक नर्व से जो न्यूरल सिग्नल आ रहे होंगे वो क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं? हम कहेंगे कि इंक्रीज़ करते हैं। सिंपैथेटिक नर्व से आने वाले न्यूरल सिग्नल हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज़ करते हैं और इस तरीके से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की। वही बात करें हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल की, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या करता है, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज़ कर देता है, एक्शन पोटेंशियल की स्पीड के कंडक्शन की डिक्रीज़ कर देता है और इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन की बात करें तो वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकता है, वो भी इंक्रीज़ कर सकता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी क्या कर सकता है, कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज़ कर सकता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर की। इसके अंदर पढ़ेंगे हम हाई बीपी, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना एंड देन कम्स टू हार्ट फेलियर। तो हाई बीपी से क्या ताल्लुक़ है? हाइपरटेंशन एक ऐसी टर्म है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है। हाई ब्लड प्रेशर जब हम कहते हैं जब नॉर्मल से हाई हो, 120/80 इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ फाउंड टू बी हायर देन दिस देन वी सेड द हाइपरटेंशन की कंडीशन उस पर्सन में है। इस मेज़र के अंदर 120 mm ऑफ Hg मिलीमीटर द मर्करी प्रेशर इस सिस्टोलिक। 120 mm ऑफ Hg क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर पंपिंग प्रेशर है। और 80 mm ऑफ Hg क्या है? डायस्टोलिक या फिर रेस्टिंग या फिर रिलैक्सिंग प्रेशर है। ठीक है, अगर रिपीटेड चेक किया जाता है ब्लड प्रेशर का अगर रिपीटेड चेक किया जाए किसी भी इंडिविजुअल का और वो कितना आता है, 140/90 आता है, 140/90 तो या फिर इससे भी ज़्यादा, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन को वो शो करता है कि उस पर्सन के अंदर क्या है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिसीज़ हो सकती है और साथ साथ वाइटल ऑर्गन जैसे ऑर्गन और किडनी का भी डैमेज हो सकता है। बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। वो क्या करती है, कोरोनरी CAD क्या करती है, उन वेसल को अफेक्ट करती है जो ब्लड का सप्लाई करती हैं हार्ट मसल्स में। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है और ये उन वेसल्स को अफेक्ट करती है जो ब्लड का सप्लाई करती है टू द हार्ट मसल्स। क्यों होती है, कैसे होती है? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन होने की वजह से जो आर्टरीज़ की ल्यूमेन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, CAD होने के चांसेस हो जाते हैं। किसके डिपोजिशन की वजह से? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। बात करते हैं एंजाइना की। इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। इसका सिम्टम है वो एक्यूट चेस्ट पेन है जब सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन हार्ट मसल्स तक ना पहुँचे, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। और इसका जो सिम्टम है वो एक्यूट चेस्ट पेन है। जब कब अपीयर होती है एंजाइना, कब अपीयर होता है एंजाइना? जब नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। एंजाइना मैन और वुमेन में किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन बात करें तो मिडिल एज और एल्डरली में ज़्यादा पाया जाता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो। बात करते हैं हार्ट फेलियर की। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेट हार्ट की जब ये हार्ट क्या है, ब्लड को इफ़ेक्टिवली पंप नहीं करता हो, जिससे बॉडी की नीड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी ना हो सके। हार्ट फेलियर का मतलब है जब वो हार्ट स्टेट की जब हार्ट सफिशिएंटली ब्लड का पंप सही तरीके से ना कर रहा हो। हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफ़ेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप ना कर रहा हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है। इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट भी कह देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कह देते हैं, क्योंकि लंग्स का कंजेशन एक मेन सिम्टम है इस डिसीज़ का। हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की तरह नहीं है
क्यों नहीं है? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीटिंग करना ही छोड़ देता है, बीट करना ही स्टॉप कर देता है, वो बीट ही नहीं करता। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई एडिक्वेट सफिशिएंट क्वांटिटी में ना मिले तो उसकी मसल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक।